हेलो माय डियर नर्सिंग गुरुकुल फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपके बहुत ही जल्द एग्जाम है आपका, एंट्रेंस एग्जाम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम। तो आप सब लोग उसी प्रिपरेशन में बहुत लगे हुए होंगे। तो आपकी इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाने के लिए, देखिए, हम इसी सीरीज को, जो सीरीज हमारी चल रही थी ऑलरेडी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम लोग आपको कुछ एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग इन एमसीक्यूज को करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनमें से एमसीक्यूज आना जायज सी बात है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट इनमें से आते हैं, तो आप इनको करके जाइएगा। थोड़ा सा अपन लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं हम लोग आपका। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। Which phase of the nurse patient relationship involves establishing trust and rapport? क्या कह रहा है ये? क्या बोल रहा है ये कि कौन सा फेज है, विच फेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का ऐसा कौन सा फेज है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है? एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट और रैपॉर्ट डेवलप किया जाता है, ठीक है। कौन से फेज में किया जाता है ये? कौन सा फेज है? ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या किया जाता है? रैपॉर्ट और ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन फेज में, इस फेज में क्या होता है, नर्स और पेशेंट ना फर्स्ट टाइम, पहली बार मिल रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम मिलते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराया जाता है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। नर्स नर्स क्या करती है? ट्रस्ट बिल्ड करती है, उसे कंफर्टेबल पोजीशन और कंफर्ट प्रोवाइड कराती है, जिससे वो अपना सब कुछ बता सके। एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, ठीक है। और क्या करती है? अपना रोल एक्सप्लेन करती है कि मेरा क्या रोल है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नर्स है तो वो कहेगी, हाय हेलो, मैं आपकी नर्स हूँ, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी ड्रग से इरिटेशन होती है, आप कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए हूँ। तो ऐसे क्या है, वो थोड़ी बातचीत करेगी, कम्युनिकेट करेगी, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगी। तब वो क्या करेगी? ये फर्स्ट फेज है, ठीक है। ये फर्स्ट फेजेस ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज कौन सा हुआ? ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द मोस्ट रिलायबल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इज। क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉडी के टिश्यूज तक ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड और ऑक्सीजन सही तरीके से, ठीक है, रिलायबल इंडिकेटर, सही तरीके से पहुंच रहे हैं या नहीं, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको चेक करने का सबसे मतलब सबसे सही साइन कौन सा है, ठीक है। भरोसेमंद मतलब मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर कौन सा है टिश्यू परफ्यूजन का, ठीक है। तो कौन सा होता है? क्या होता है कि टिश्यू परफ्यूजन का सबसे रिलायबल मेथड होता है यूरिन आउटपुट। इसमें कौन सा साइन देखकर पता चलता है कि पेशेंट के ऑर्गन्स तक ब्लड प्रॉपरली पहुंच रहा है? कैसा पता चलता है? क्या होता है? यूरिन आउटपुट से पता चलता है। यूरिन कितना निकल रहा है, अपन कितना आउटपुट इनपुट उसे दे रहे हैं, और वो कितना यूरिन के थ्रू वो आउटपुट निकाल रहा है, ठीक है। किडनी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिलेगा, तभी वो यूरिन का एक प्रॉपर अमाउंट में आउटपुट निकालेगी, ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट कम होता है, ठीक है, अगर यूरिन कम बनता है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में परफ्यूजन कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए यूरिन आउटपुट को मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। विच नर्सिंग थ्योरिस्ट डेवलप्ड द इंटरपर्सनल रिलेशंस थ्योरी? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंटर विच नर्सिंग थ्योरिस्ट,
कौन सा नर्सिंग थ्योरिस्ट है, जिस थ्योरिस्ट वो होता है जिसने थ्योरीज लिखी है, ठीक है, डेवलप की है इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी को। इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी किसने डेवलप की है? ठीक है, ये की है हिल्डगार्ड पेप्ली पेप्लेओ, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी कौन सी है? जिसमें दो लोगों के बीच में बात हो रही है, जैसे मतलब नर्स में इसका मतलब होता है नर्सिंग पेशेंट के बीच में जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता है, थेरापेटिक जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। द नॉर्मल सेंट्रल venous pressure CVP रेंज इज, नॉर्मल सीवीपी की क्या रेंज है? सीवीपी की नॉर्मल रेंज क्या होगी? अ, इसकी नॉर्मल रेंज है सीवीपी क्या होता है, पहले अपन सीवीपी देखते हैं। सीवीपी क्या होता है कि सेंट्रल विनस प्रेशर, ठीक है, हार्ट की राइट साइड में ब्लड प्रेशर का शो करता है, ठीक है। सीवीपी क्या करता है? राइट साइड में ब्लड प्रेशर को शो करता है, ठीक है। इससे बॉडी का जो फ्लूइड स्टेटस और वीनस रिटर्न का आइडिया मिलता है, ठीक है। राइट साइड का पता चलता है तो बॉडी के जो फ्लूइड है ना उसका अपने को आइडिया पता चलता है, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है? 4 to 10 सेंटीमीटर H2O, ठीक है, 4 से 10 सेंटीमीटर H2O। अगर लो सीवीपी होगा, सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर लो होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपन लोग क्या करेंगे, सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर लो होगा तो हम डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस होगा। लेकिन अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा या हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन नर्सिंग फाउंडेशन की अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। बाकी आप देखना, हमने प्रीवियस क्लासेस भी अपलोड कर रखे हैं बाकी सब्जेक्ट्स को लेके, आप उनको भी जल्दी से देखिएगा। बाकी आप हमारे साथ आपको क्यों जुड़ना है हमने आपको बता दिया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे आप आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैसे कुछ स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर भी जुड़े थे और उन लोगों ने अपनी सक्सेस को अचीव किया। तो हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के अपनी सक्सेस को अचीव करें। बाकी हमने आप लोगों के लिए आरंभ बैच लॉन्च किया है, जिससे आप लोगों का एक प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को मिल सके, जिसमें आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और ये सभी स्टेट्स के लिए है। आपको कोई से भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलके आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी हमारे बैच में, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिससे आप हर एक क्वेश्चन को इवेल्युएट कर सकेंगे, खुद की प्रैक्टिस को इवेल्युएट कर सकेंगे। आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और आपके कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपका कितनी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ये सब आपको पता चलेगा। आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा प्रॉपर, जिससे आपका टेलीग्राम सपोर्ट में आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी, हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि हम लोग कितना कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसको करने की ज्यादा जरूरत है, कौन सा टॉपिक सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे हम, ठीक है। बाकी फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है, आपको जल्दी से जाके वो टेस्ट देना चाहिए, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, which principle is most important while transferring a patient from bed to stretchers? क्या बोल रहे हैं,
कौन सा प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब अपन ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को बेड से स्ट्रेचर पे, ठीक है, बेड से अपन स्ट्रेचर पे शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल नर्सिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले मेंटेन कर, देखो, कीप फुट टुगेदर, फीट को क्या, ये मेन नहीं होता, बेंग द वेस्ट नहीं, पुल पेशेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट होता है कि यूज करना, क्या यूज करेंगे, यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है, बॉडी के प्रॉपर मैकेनिज्म को, ठीक है, यूज, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, राइट आंसर। तो यूज क्या है, यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है, प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म यूज करना, है ना, नर्सिंग की नर्स की बैक सेफ रहती है, ठीक है, इससे पेशेंट को इंजरी नहीं होती, ठीक है, ट्रांसफर स्मूथ और सेफ होता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, a patient receiving oxygen therapy through a rebreather mask can receive oxygen concentration up to, क्या बोल रहा है, ये एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी थ्रू अ नॉन रीब्रीथर मास्क से, ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर किसी पेशेंट को नॉन रीब्रीथर मास्क से ऑक्सीजन दिया जा रहा है टू मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिल सकती है, ठीक है, तो कैन रिसीव ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अप टू, लास्ट क्या होगा, ये क्या होता है, पहले नॉन रीब्रीथर मास्क क्या होता है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है, ठीक है, इससे अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इससे क्या रिजर्वायर बैग होता है ये, पेशेंट को हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दी जाती है, इसमें क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है ऑक्सीजन रीब्रीथर मास्क को, ठीक है। अब इसमें कितना होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दी जाती है ऑक्सीजन रीब्रीथर मास्क से, अप टू 95%, ठीक है। नॉन रीब्रीथर मास्क जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस होता है, ऑक्सीजन के हाई फ्लो करवाता है, मतलब ऑक्सीजन परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीजन रीब्रीथर मास्क में होती है, ठीक है, नॉन रीब्रीथर मास्क, सॉरी मैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं अपन, द मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर इज, द मोस्ट एक्यूरेट साइट बतानी है फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी एक्यूरेट साइट बताओ, मोस्ट एक्यूरेट साइट मेजर करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स या का रियल टेम्परेचर जानना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर चेक करने के लिए कौन सी सबसे एक्यूरेट साइट मानी जाती है, ठीक है, सबसे एक्यूरेट साइट कौन सी मानी जाती है, सबसे एक्यूरेट मानी जाती है अपनी रेक्टल, ठीक है, रेक्टल में अपने को एक्यूरेट इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, विच इन्फेक्शन कंट्रोल, कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इन्फेक्शन कंट्रोल
प्रिकॉशन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन यूज किया जाता है। टीबी वाले पेशेंट जो होते हैं उनके लिए क्या होता है कि कौन सा जो प्रिकॉशन है वो यूज करते हैं कंट्रोल प्रिकॉशन। तो अपन क्या होता है कि टीबी क्या है, टीबी एक लंग्स की मतलब जो किसकी डिजीज है, लंग्स से जो हवा में हवा की वजह से स्प्रेड हो जाती है, या पेशेंट को कफ या स्नीजिंग करता है तब वो स्प्रेड होती है 1% टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि टीबी इन्फेक्शन को दूसरे लोगों तक स्प्रेड होने से रोकने के लिए कौन सा प्रिकॉशन जरूरी है, कौन सा प्रिकॉशन अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे एयरबोर्न प्रिकॉशन। ठीक है, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट हो जाता है, वो ड्रॉपलेट से क्या होता है कि एयर में उसके जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड रह जाता है। ठीक है, जो हवा में वो अगर स्नीजिंग करेगा मतलब छींकेगा खांसेगा तो क्या होगा उसके जो मुंह में से जो बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, जो इन्फेक्शन निकल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा वो एयर में रह जाएगा और अगर कोई दूसरा पर्सन उसे इनहेल करता है, ठीक है, तो उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर जा सकता है। तो अपन क्या यूज करेंगे इसमें, इसमें जो एयरबोर्न प्रिकॉशन है उसमें अपन क्या यूज करते हैं, N95 मास्क। ठीक है, जिससे पेशेंट मतलब N95 मास्क से अपन लोग पेशेंट से थोड़ा प्रिकॉशंस यूज करते हैं ये। ठीक है, और क्या करते हैं अपन नेगेटिव प्रेशर रूम में रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, जिससे जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उसे एयरबोर्न प्रिकॉशंस देते हैं, है ना, इसमें रखते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन, द नर्स इज लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए है क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं अपन, द नर्स इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए डायग्नोसिंग डिजीज इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन बी फॉलोइंग फिजिशियन ऑर्डर्स ब्लाइंडली, ऑप्शन सी प्रैक्टिसिंग विद विद इन स्कोप ऑफ नर्सिंग, ऑप्शन डी प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। क्या कह रहा है ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द नर्स इज लीगली रेस्पॉन्सिबल। नर्स किस चीज के लिए लीगली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नर्स को लॉ और प्रोफेशन रूल के अकॉर्डिंग सही तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, प्रैक्टिसिंग विथ स्कोप ऑफ नर्सिंग। ठीक है, पहली चीज डायग्नोसिंग डिजीज इंडिपेंडेंटली, नर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो खुद से डायग्नोस कर सके। ठीक है, फॉलोइंग फिजिशियंस ऑर्डर्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसके वो बॉडी में रिएक्ट कर रही है कोई ड्रग, तो क्या होगा कि उससे अपने को पेशेंट को उस ड्रग को स्टॉप कर देना है। ठीक है, वो हार्मफुल भी हो सकती है, उसके एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है बॉडी, तो हमें उसको चीजें देखनी है। ठीक है, अब प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिसिंग विद स्कोप ऑफ नर्सिंग है, नर्स को अपने प्रोफेशन लिमिट्स, है ना, प्रोफेशनल लिमिट्स और नर्सिंग गाइडेंस के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ठीक है, इसको लीगल और एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में माना जाता है। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन ये तो अपना कोई अपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन, the best vein commonly used for IV cannulation in adult is। कौन सी वेन सबसे कॉमनली यूज की जाती है आईवी कैनुलेशन के लिए अडल्ट्स में, कौन सी की जाती है। आईवी कैनुलेशन क्या होता है, जो वेन्स में दी जाती है, तो इसमें दी जाती है मीडियन क्यूबाइटल क्यूबिटल वेन। ठीक है, मीडियन क्यूबिटल वेन, ये क्यों की जाती है, ये क्या होता है, इजीली विजिबल होती है सबसे पहले,
सही से दिख जाती है, स्टेबल होती है, असिस्ट करने में इजी होता है, ठीक है। और इसलिए ये क्या होती है, कॉमनली यूज की जाती है एडल्ट्स में, ठीक है। आपको यही सीरीज को हमें कंटिन्यू करना है हमारे साथ, तो आपको हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं बोल रही हूँ अभी भी आपको, आपको बता दिया। आप जाइए नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस को इंस्टॉल कीजिए ऐप को, वहां पे आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो आपको अपना कोर्स चूज कर लेना है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स का, जिससे आप क्या करेंगे कि हमारे साथ इसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे और अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपके डेली, सभी लोग मिलके, तो आपके और प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अपन। द स्टरलाइजेशन मेथड यूज फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स इज, वो स्टरलाइजेशन मेथड्स बताना है, यूज किया जाता है फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए, ठीक है। इसका आंसर है इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आइटम्स हीट से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। हीट सेंसिटिव का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसा मटेरियल जो हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाते। जैसे क्या होता है, प्लास्टिक होगा, वो हाई टॉलरेट नहीं कर पाता, वो क्या होगा, मेल्ट हो जाता है प्लास्टिक, है ना, पिघल जाता है प्लास्टिक, रबर पिघल जाता है ना। एंडोस्कोप्स यूज नहीं करना अपने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिना हीट डैमेज, ठीक है, बिना हीट डैमेज के इन आइटम्स को जर्म्स फ्री कैसे करें, ठीक है, स्टेलाइज कैसे करें। तो कौन सा होता है, एथिलीन ऑक्सीडे ऑक्साइड गैस स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ईटीओ स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर होता है, हीट सेंसिटिव आइटम्स को सेफली क्या करता है, स्टेरिलाइज करता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स को डिस्ट्रॉय भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अपन। Which pulse is assessed during cardiopulmonary resuscitation in adults? क्या बोल रहा है ये, कौन सी पल्स को असेस किया जाता है, ठीक है। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन में क्या कर, अडल्ट्स में क्या कह रहा है, जब पेशेंट को, ठीक है, हार्ट या ब्रीथिंग बंद हो जाती है, ठीक है, हो जाए, तब इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है, सीपीआर, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अडल्ट्स में, ठीक है, अडल्ट पेशेंट को सीपीआर देते वक्त पल्स कौन सी चेक करते हैं, ठीक है, कौन सी चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं अपन कैरोटिड पल्स, जब सीपीआर देते हैं तो अपन कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड जो आर्टरी होती है वो नेक में होती है, यहाँ पे जो आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, वो नेक में प्रेजेंट होती है और इमरजेंसी में सबसे इजीली और रिलायबल, ठीक है, फील होती है। इसमें अडल्ट के सीपीआर के टाइम पे क्या करते हैं, कैरोटिड पल्स को देखा जाता है, असेस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म इज कॉल्ड, ठीक है, वो एथिकल प्रिंसिपल बताना है ऑफ डूइंग नो हार्म, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हेल्थ केयर एथिक्स में, ठीक है, हेल्थ केयर जो एथिक्स होते हैं उसमें पेशेंट को नुकसान ना पहुंचाना किस प्रिंसिपल को कहता है। डूइंग नो हार्म मतलब पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल्सिफेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है डू नॉट हार्म, किसी भी पेशेंट को नुकसान ना पहुंचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट सीपीआर बाय सिंगल रिसक्सर इज,
ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अडल्ट पेशेंट को, ठीक है, अडल्ट पेशेंट को सीपीआर देते टाइम, ठीक है, सीपीआर के टाइम पे क्या करता है, अगर से वन सक्सा है, ठीक है, तो जो चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो क्या होगा, अगर एक ही पर्सन उसे बचा रहा है, ठीक है, एक सीपीआर का क्या मतलब होता है, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं इसमें हार्ट को मैन्युअली पंप करना, ठीक है, और वेंटिलेशन करना, जो रिसक्सिटेट करता है, जो बचाता है उसे, वो कितना वो करेगा, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो कितना होगा, तो ये कितना होता है अपना 30:2 होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है 30 तो चेस्ट कंप्रेशन होता है, चेस्ट कंप्रेशन, और 20 रिसक्सिटेट ब्रीथ होती है, ठीक है, ये एएचए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 15 पे आते हैं, विच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट ड्रग absorption after intramuscular injection, ठीक है, which factor most affects drug absorption after intramuscular injection, क्या बोल रहा है ये, विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर मोस्ट अफेक्ट होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आईएम जब इंजेक्शन देते हैं, देने के बाद मेडिसिन बॉडी में एब्जॉर्ब होने को सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर अफेक्ट होता है, ठीक है, आईएम इंजेक्शन क्या होता है, जो इंट्रामस्कुलर वेन्स में दिया जाता है, मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, जो इंजेक्शन, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है वो क्या होता है, अपन जो भी केमिकल्स होता है, जो भी ड्रग होता है, वो मसल्स में जब इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, तो कौन सा फैक्टर इसमें क्या होता है, अफेक्ट होता है, मसल से ड्रग ब्लड में कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, मसल से ब्लड जो ड्रग है वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, इस पर सबसे ज्यादा किस चीज का इफेक्ट होता है, ठीक है, मसल से कैसे जाएगी ब्लड में, ठीक है, और कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ये सब इससे किसका होगा, इससे होगा कि ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, ब्लड सप्लाई होगी टिश्यू में, ठीक है, जिस टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है, वहां ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी, इसलिए जो आईएम इंजेक्शन है एब्जॉर्प्शन को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई अफेक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन, a nurse accidentally administers the wrong medication to a patient. This is classified as, एक नर्स है, एक नर्स है जिसने क्या किया, एक्सीडेंटली क्या कर दिया, एडमिनिस्टर कर दिया, मतलब पेशेंट को गलत मेडिकेशन दे दी, ठीक है, तो ये किस चीज को क्लासिफाइड कर रहा है, कि किस चीज को बता रहा है, ठीक है, अगर गलत मेडिकेशन दे दिया पेशेंट को तो ये क्या क्लासिफाई कर रहा है, ये कर रहा है नेग्लिजेंस, दिस इज क्लासिफाइड एज नेग्लिजेंस, ठीक है, रॉन्ग मेडिकेशन देना प्रोफेशनल ड्यूटी में केयरलेसनेस शो करता है, ठीक है, तो इसलिए नेग्लिजेंस कहा जाता है, ठीक है, नर्स का फर्स्ट रोल ये होता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करे, अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के बाद पेशेंट से पूछे कि एग्जैक्टली उसे क्या प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है क्रॉस चेक करे वो ड्रग को, उसके बाद वो मेडिकेशन दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर इज, क्या कह रहा है ये,
द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर इज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेड रिडन पेशेंट या जो इमोबाइल पेशेंट होते हैं, जो हिलते नहीं है ना, उनमें प्रेशर अल्सर मतलब बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या लेगी, क्या है? ठीक है, प्रेशर अल्सर कैसे होता है? जब पेशेंट एक ही पोजीशन में ज्यादा टाइम तक रह जाता है। जैसे कोई पेशेंट होते हैं जो कोमा के पेशेंट होते हैं, उनको ज्यादा चांसेस है, क्योंकि क्या होता है, वो एक ही पोजीशन में लेटे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो उन्हें कैसे बचाएंगे अपन? रिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी, इमोबाइल है पेशेंट, इस वजह से ही तो होती है। ठीक है, मसाज रिडन एरिया, ठीक है, मसाज करना रिडन एरिया विग्रेसली। ठीक है, रिपोजिशन पेशेंट रेगुलरली, रिपोजिशन कराना है पेशेंट को बार बार। ठीक है, या पेशेंट इन हाई फाउलर पोजीशन, तो ऐसा तो है ही नहीं, कब तक वो करेगा? ठीक है, तो पेशेंट को क्या कराना है? रिपोजिशन, पेशेंट को बार बार उसकी जगह चेंज करानी है। ठीक है, उसकी बार बार जगह चेंज करानी है, जिससे क्या होगा, पेशेंट थोड़ा सा उसका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, उसकी किसी पर्टिकुलर जगह पे, मतलब जो उसके, जैसे पीठ होती है अपनी, तो बैक पे क्या होता है, प्रेशर सोर हो जाता है, तो वहां जिस जगह पे उसके चांसेस हैं, वो पोजीशन चेंज कराता रहे फ्रीक्वेंटली, जिससे क्या हो कि प्रेशर सोर ना हो, प्रेशर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, जिससे स्किन जो है उसका ब्रेकडाउन प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन। द पर्पज ऑफ ट्राइज इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू, ऑप्शन ए प्रोवाइड सर्जरी immediately, ऑप्शन बी क्लासिफाई पेशेंट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ केयर, ऑप्शन सी रिड्यूस हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी आइसोलेट इन्फेक्शियस पेशेंट ओनली। क्या बोल रहा है ये? द पर्पज ऑफ ट्राइज, ट्राइज का पर्पज बताना है इन डिजास्टर मैनेजमेंट। पर्पज क्या है ट्राइज का? ट्राइज क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें डिजास्टर या इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कि जो पेशेंट जिसको मतलब इमरजेंसी नीड है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट अगर हम लोग लेके नहीं गए इमरजेंसी उसे, अगर उसे हम नहीं बचा पाए, हम थोड़ा सा भी लेट हो गए, तो शायद वो मतलब डेड हो सकता है। ठीक है, वो मर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या इसमें क्यों क्या पर्पस होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लासिफाई करना, प्रोवाइड सर्जरी इमीडिएटली, इमीडिएटली सर्जरी नहीं देते। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ केयर, प्रायोरिटी ऑफ केयर के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करते हैं पेशेंट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपन। विच नर्सिंग adult audit sorry evaluates nursing care after patient discharge? क्या बोल रहे हैं अपन? विच नर्सिंग ऑडिट, कौन सी नर्सिंग ऑडिट इवेल्युएट करती है नर्सिंग केयर आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज, पेशेंट डिस्चार्ज के बाद? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नर्सिंग केयर को इवेल्युएट करने वाली कौन सी ऑडिट होती है? ठीक है, नर्सिंग ऑडिट क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसमें नर्सिंग केयर की क्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो जब पेशेंट घर पे चला गया, डिस्चार्ज होके चला गया, तो कौन सी ऑडिट चेक करते हैं? वो रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट होती है। ठीक है, जिसको अपन पेशेंट के जाने के बाद चेक करते हैं, डिस्चार्ज लेने के बाद। ठीक है, इसमें कैसे चेक करेंगे? इसमें पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स रिव्यूज देख के उसको इवेलुएट करते हैं नर्सिंग केयर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अपन। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड
फॉर ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज, मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताना है ब्रेकिंग, चेन ब्रेक करने का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है हैंड वॉशिंग। ठीक है, हम पेशेंट से इंटरेक्ट किए, ठीक है, ये हैंड वॉशिंग सबसे कॉमन सोर्स होता है, ठीक है, इन्फेक्शन स्प्रेड करने का। हैंड्स के थ्रू अपन क्या है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग, अगर प्रॉपरली हैंड वॉशिंग होगा तो क्या होगा, जर्म्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट होगा। ठीक है, और इन्फेक्शन की जो चेन चल रही है उस वो ब्रेक होगी। ठीक है, तो हैंड हाइजीन अपना क्या है, चेन ब्रेकर है। ठीक है, सो हमारे आज नर्सिंग फाउंडेशन के भी हमारे एक फर्स्ट मॉडल पेपर हो गया है। ठीक है, अब अपन सेकंड मॉडल पेपर के लिए, सेकंड मॉडल पेपर में बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, आपको तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए और जल्दी से जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करवा सके और ज्यादा हम आपकी प्रैक्टिस करवा सके। ओके, ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।